नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। इस समय हम सकलडीहा विधानसभा में हैं। 381 नंबर की विधानसभा है ये उत्तर प्रदेश चुनाव के मुताबिक। और इस समय हमारे साथ हैं अरुण पांडे जी, जो बीजेपी के बड़े ही प्रखर नेता हैं, युवा नेता हैं, और इन्होंने जवाब दो, हिसाब दो और परिवर्तन की पदयात्रा निकाली है। भारी संख्या में लोग इनके साथ चल रहे हैं, ये जवाब मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, ये किससे जवाब मांग रहे हैं और परिवर्तन की पदयात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत की तस्वीर के सभी दर्शकों को और स्वयं आपको भी मैं अपनी सकलडीहा विधानसभा में काफ़ी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबको इस परिवर्तन की पदयात्रा में आमंत्रित भी करता हूँ। ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी गोरक्षपीठाधीश्वर का आगमन अघोरेश्वर बाबा कीनाराम के यहाँ, हमारे यहाँ महंत सिद्धार्थ गौतम राम जी परम पूज्य हैं सबके, और इस कीनाराम जन्मस्थली हम एक नारा आपके इस चैनल के माध्यम से देते हैं। हम लोग उसके विषय में क्या सोचते हैं कि जैसे राम की कृष्ण, जैसे कृष्ण की राम, जैसे कृष्ण की राम की, वैसे कीना राम। जैसे राम की जन्मस्थली है, जैसे कृष्ण की जन्मस्थली है, और जैसे अयोध्या और मथुरा के विकास के प्रति देश सोचता है, प्रदेश सोचता है, योगी जी सोचते हैं, मोदी जी सोचते हैं, वैसे यहाँ अरविंद पांडे को कीनाराम जी के जन्मस्थली के प्रति भी सोचना चाहिए और समस्त जनप्रतिनिधियों को उसके विकास के प्रति सोचना चाहिए। ऐसी पावन भूमि पे जब मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ तो ये लोग खतरे की निशान वाली टोपी को लगा करके और उस कार्यक्रम में बाधा डालने चले गए। मुख्यमंत्री जी 3 बार आए। एक बार रेलवे का ओवरब्रिज दिए जिसका अभी लोकार्पण हो रहा है, एक बार आए मेडिकल कॉलेज दिए, एक बार आए एक पर्यटक स्थल दिए। लेकिन विकास विरोधी लोग को जवाब पूछना चाहता हूँ कि उस क्यों ऐसी विकास विरोधी सोच है उनकी, उसका जवाब दे, हिसाब दे। और बहुत से मुद्दे भी बातचीत कर रहे हैं। आप यहाँ पर पदयात्रा निकाल रहे हैं, परिवर्तन की पदयात्रा बता रहे हैं इसको, और मैं देख रहा हूँ तमाम लोग हैं और आपने भाषण भी दिया, अपना जो स्पीच दे रहे हैं, लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि जो विधायक हैं, जो काफ़ी सालों से यहाँ विधायक रहे हैं, लेकिन हमें एक मौका दीजिए क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। सड़कें स्थिति नाजुक है, किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको आप बताएंगे। तो आपको लगता है कि आपको यदि मौका मिलता है तो आप उनसे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो परिवर्तन आप कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? देखिए, आइडिया और आइडियोलॉजी डिफरेंट थिंग्स। आइडिया अलग है, व्यक्ति का कोई विचार नहीं होगा। हम आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सिद्धांत है वो अंत्योदय का सिद्धांत है, अंतिम आदमी के उदय का। उसमें बाकी रहने जैसी कोई चीज है नहीं। तो हम उस विचारधारा के पोषक है। कोई भी होगा, यदि कमल खिलेगा तो विकास की गंगा बहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने कहा कि प्रभु जी बहुत दिनों से यहाँ पर बड़े वरिष्ठ हैं लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, और आपका मैं जो देख पा रहा हूँ काफ़ी पढ़े लिखे हैं, MBA है, LLB है, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म है। आप बता रहे थे कि वर्धा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में आप PhD करने जा रहे हैं। मैंने इतने पढ़े लिखे हैं और इस गाँव की राजनीति में उतरे हैं, तो ये क्या संदेश दे रहा है युवाओं को लेकर? देखिए, जैसे कबड्डी आपने खेला है कभी? हम लोग बचपन में खेल खेलते थे। तो एक बार मैं एक प्रतियोगिता में स्कूल की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। तो वो आधी होती है, 2 तरफ लोग होते हैं, और एक टीम यदि उस मैच में नहीं आती है तो दूसरे को वॉक ओवर मिल जाता है। मुझे लगता है कि यदि अच्छे लोग और पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो गुंडा, माफिया, अपराधियों के लिए वॉक ओवर है। इसलिए खूब अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और उनको वॉक ओवर देना बनता है। आपने युवाओं के 5 मुद्दे हैं मालूम चला है, स्वास्थ्य, शिक्षा है, सड़क है, सुरक्षा है, पर्यटन है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं, कितना आप बदलाव कर सकते हैं एज ए यूथ कैंडिडेट अगर आपको मौका मिलता है? देखिए, बदलाव की कोई जरूरत ही नहीं है। बदला लेने की नीयत बदलनी है। अभी मंच लगा के ये लोग कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, 3 महीना रुक जाओ, हम बदला लेंगे। किससे बदला लेंगे? तो इन्होंने क्या किया, सरकार बनाम बदला, मतलब बदला एक तरफ, सरकार एक तरफ, दोनों एक साथ रह नहीं सकते। तो बदलाव करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी, नॉन डेमोक्रेसी, जो भी गवर्नमेंट है, वो एक बजट सेट करती है, एक वित्तीय वर्ष होता है। उस बजट के अंदर वो तय करते हैं कि हम 18 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 20 स्कूल बनाएंगे, 50 पर्यटक स्थल बनाएंगे, इतने बीज प्रशोधन केंद्र बनाएंगे, इतनी नारों को इतना चौड़ा करेंगे, इतना ईटा से उसको पक्का करेंगे, यहाँ पानी के नए साधन डेवलप करेंगे, नल से जल जैसी योजना ले आएंगे, सौभाग्य उज्ज्वला जैसी योजना ले जाएंगे।
जरूरत है सरकार की योजनाओं का प्रचार करने का, और विधायक जी प्रचार करते नहीं, तो जनता के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? मतलब आप कह रहे हैं कि योगी जी जो योजना देते हैं वो प्रदेश की जो योजना विधायक जी ने उसको लागू नहीं किया, इससे काफी पिछड़ गया है। देखिए, लागू उनको करने की जरूरत नहीं है। योगी जी का, मोदी जी का इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि वो मतलब एकदम रियल स्ट्रोक है, वो लागू होता ही है। इनकी जिम्मेदारी को मैं बता रहा हूँ कि जिस विधायक के विशेषाधिकार से इन्होंने अपनी गिरफ्तारी पे रोक की मांग किया, विधानसभा में भाषण दिया, उसी विशेषाधिकार से योगी जी का विरोध कर रहे थे, उसी विशेषाधिकार से आपने यहाँ पे हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सकलिया चनिया में एक बेड हो, इसके लिए उसका प्रयोग क्यों नहीं किया? मैं 1988 में पैदा हुआ, विधायक जी 1986 में प्रधान हो चुके, तब से लेके अब तक जितने लोग पैदा हुए वो सब निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं। कीनाराम इंटर कॉलेज हमारा रामगढ़ हो, सरस्वती इंटर कॉलेज हमारा टांडा हो, वाल्मीकि इंटर कॉलेज बलिया हो, सकलिया इंटर कॉलेज, तो सब मैनेजमेंट के कॉलेज है। उन्होंने एक भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए शिक्षा पे काम नहीं किया, अपने प्राइवेट जरूर किया। आपने बिजली में क्षेत्र का भला नहीं किया, आप बपौली से अपने घर बिजली ले आए, 2 आदमी की 12 से 17 में चली। आजम खान जी की, आजम खान जी अपने घर से विश्वविद्यालय के लिए पुल बनवाए और विधायक जी बपौली से अपने घर के लिए बिजली लाए। दोनों लोगों ने सिर्फ कंसंट्रेट होकर वर्क किया, गांव वालों को भी नहीं दिया। तो इन सारे के ये जनता के पैसे का अपने लिए लाना, इसका हिसाब किताब कौन देगा? आप कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं, आप इन विकास पे पैसा नहीं दिए और कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए आपने 52,32,600 रुपए आपने निधि से दे दिया। तो हमको ये जनता को पूछना है कि आप भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लैपटॉप 2 लाख से अधिक का खरीदते हैं अपने निधि से, आपदा राहत का चेक आता है तो बगल के गांव में 700 रुपए का बनता है, बगल के गांव में 17,000 का बनता है। ये विसंगति आप क्यों करते हैं? बहुत से ऐसे सवाल हैं। मैं पर्चा मैंने जारी किया है, पर्चा आपका पर्चा मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें आपने कई सारे काम किए और आपकी सरकार ने भी काम किया जो आपने गिनाया है। मालूम चला कि जो बदुआ घाट है वहाँ पे भी लोगों का अंतिम संस्कार खुले में होता था, उसकी व्यवस्था की। मैंने जनहित के बहुत सारे कार्य आप कर रहे हैं और लोगों को उम्मीद भी है कि आपको साथ मिलेगा। तो आपको ये जो भीड़ दिख रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये भीड़ नहीं है, ये लोग घरों से निकल चुके हैं। एक लाइन बहुत प्यारी मुझे याद आती है कि घर से निकल पड़े हैं तो मंजिल मिलके ही रहेगी, गुमराह तो वो है जो घर से ही नहीं निकल। तो जो नहीं निकल रहे वो गुमराह है, ये भीड़ नहीं है। ये जागृत अवस्था में वयम भारत जागृतम, ये जागृत अवस्था के लोग हैं, इनको भीड़ मत कहिए। भीड़ बना बना के तो बड़ा नुकसान हो गया युवाओं का, बड़ा नुकसान हो गया किसानों का। ये जागृत अवस्था के लोग हैं। मैं एक आपसे पूछ रहा हूँ, किसानों को लेकर आपने जो कई सारे मुद्दे हैं कि यहाँ पे खाद और बिजली, पानी, मंडी की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ नहीं है, तो उसको किस तरीके से आप, उसका आपके लिए क्या प्लानिंग है किसानों के लिए? देखिए, किसानों को बहुत आवश्यकता ही नहीं है। जैसे सरेसर में रैक बना है, यदि जो हम पैसा खर्च कर देते हैं दूसरी जगहों पे, उसको आपको 20 लाख रुपए का एक आप बनवा देंगे यहाँ गोदाम, वही ट्रेन आगे भी आती है, वहां उतर जाएगा, हमको थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। खाद की यूनिट्स हमारे क्षेत्र में कैसे लगे? कुछ प्रधानमंत्री जी की योजना है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ के बाद अभी भारत में एक कंपनी एक्ट 2013 के तहत एक परिवर्तन किया गया, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ने वो सरकार ने एनजीओ के तौर पे काम करने का अवसर दिया, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर बनाते हैं, मैंने धान के, चावल के नहीं, दूध के, पनीर के नहीं, प्राइमरी प्रोड्यूसरों के माध्यम से देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सीड्स यूनिट लगी, जो 60 लाख रुपए लगे और 1 भी रुपया वापस नहीं करना है, और वो एफपीओ जिसके पास है उसको सरकार पैसा दे देगी। आप कल्पना करिए, अननोन एमएलए एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, और वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या चीजें आती हैं, हमारा सेक्रेटरीट करता क्या है, हमारे देश की जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वो किस परिधि के अंदर चल रही है, आपको उसका नॉलेज नहीं है। और इतने दिनों से आप इस पद पे जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे पड़े हुए और लोग सवाल नहीं पूछते, तो ये हमारे रहते नहीं हो सकता। और ये आगे हम पूछेंगे और विधायक जी को जवाब देना पड़ेगा, और ये परंपरा आगे भी चलती रहेगी। ये तो हुई आपके क्षेत्र की बात। अगर मैं प्रदेश की बात करूं, आपको अभी हाल में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जो चाचा भतीजे अलग अलग थे, एक हुए, तो
क्या क्या आवश्यकता पड़ गई अखिलेश यादव को? क्या योगी जी का डर है या उन्हें लग रहा है कि हम इनको परास्त नहीं कर ऐसा सकते? नहीं है। आपने भारतीय क्रिकेट को नजदीक से देखा है तो उसमें एक टीम होती है इंडिया 11, सिलेक्ट होके जाते हैं 16, रणजी के अलग खिलाड़ी हैं, आजकल IPL हो गया उसके अलग खिलाड़ी हैं, गाँव में अलग खेलते हैं। ये पूरी टीम सिर्फ इसलिए तैयार होती है कि भारत को 11 खिलाड़ी मिल सके। यही सिर्फ ये 5 साल टीम तैयार कर रहे थे कि पूरी टीम अखिलेश को मिल सके। तो ये भी टीम है और कुछ नहीं है। और इनकी सारी गिनती बसपा सहित हो चुकी है। ये क्या योगी जी को हराएंगे? ये तो गठबंधन सहित अभी काउंटिंग कराए हैं 2019 में, उठा के पढ़ ले। अब इसके बाद भी ना विश्वास हो तो ये राजनीति ऐसे अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान वो करते हैं, हम थोड़ी करते हैं। ये मंच से कहते हैं कि मुसलमानों से कह रहा हूँ, उनको बकाते हैं, उनको वोट बैंक कहते हैं। वोट बैंक है, वो भारतीय नागरिक है, वो भारत माता की जय के नारे में विश्वास करते हैं, वो वंदे मातरम का गान करते हैं। उनके ऊपर अविश्वास क्यों करते हो, क्यों भड़काते हो आप? ये वो करते हैं। यहाँ योगी जी को कोई फर्क नहीं है। आप प्रचंड बहुमत से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ राज्य मुख्यमंत्री होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ये थे अरविंद पांडे जी, जो कि यहाँ पर परिवर्तन की पदयात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ के विधायक सकलडिया के उनसे जवाब मांग रहे हैं कि आपने 5 सालों में क्या किया और विगत सालों से जो आप रहे हैं उन्होंने कितना काम किया सकलडिया के लिए। और ये वादा कर रहे हैं कि हमें अगर मौका मिलता है तो हम वो करेंगे जो पहले नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग बने रहे भारत की तस्वीर के साथ।